नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाईटी में। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी इस वर्ष अपने लक्ष्य निर्धारित करे हैं, वो सभी आप प्राप्त करें और आप इसी उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक जो कि है भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। इसके कुछ प्रावधान हैं। जो पहला प्रावधान इसमें था कि कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक कि संसद न चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई थी। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारतीय प्रदेशों पर तब तक शासन करेगी जब तक कि संसद चाहे। जो नेक्स्ट प्रावधान इसमें जो किया गया था वो था कि जो डायरेक्टरों की संख्या 24 थी उसे घटाकर 18 कर दिया गया और इन 18 में से जो 6 थे वो सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने थे। जो नेक्स्ट इसमें जो प्रावधान किया गया था कि वो था कि नियुक्तियों के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रावधान जो चार्टर एक्ट 1853 का था वो है कि जो विधि सदस्य था यानी कि जो विधि सदस्य था जिसको कि 1833 के चार्टर एक्ट में जोड़ा गया था। यानी कि जो हमने पढ़ा था 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया था। अब जो वो चौथा जो विधि सदस्य जोड़ा गया था उसको इस एक्ट में पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इस एक्ट में जो नेक्स्ट प्रावधान है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। और जो इसका जो अंतिम प्रावधान है वो ये है कि बंगाल के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक भारत सरकार अधिनियम 1858। तो जब 1857 के विद्रोह हुआ तो इसके बाद कुछ जटिल परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, जिसके बाद यह मांग उठी कि जो शासन व्यवस्था है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में न रहकर ब्रिटेन के पास दे दी जाए। यानी कि अब जो रूल करे वो ब्रिटेन सरकार करे, ब्रिटेन की संसद करे। तो इस एक्ट में सबसे पहला यही प्रावधान किया गया कि भारत का शासन अब ब्रिटेन की संसद को दे दिया गया। यानी कि अब सीधे ब्रिटेन की संसद भारत पर शासन करेगी। जो दूसरा प्रावधान था इस अधिनियम का वो यह था कि जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश की ओर से कौन करेगा? भारत राज्य सचिव। और इसकी मदद के लिए 15 सदस्य भारत परिषद का गठन किया गया। यानी कि जो भारत पर शासन वो करेगा राज्य भारत राज्य सचिव। और इसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद गठन किया गया और इसकी सदस्य संख्या है 15। यानी कि भारत पर शासन ब्रिटिश की ओर से करेगा भारत राज्य सचिव। इसकी सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया और जिसकी सदस्य संख्या थी 15। अब जो यह परिषद थी ये केवल सलाहकारी प्रकृति की थी। मतलब जो ये भारत परिषद बनाई गई थी 15 सदस्यों की वो सिर्फ सलाहकारी प्रकृति की थी। और जितने भी जो कानून बनेंगे, जितने भी कदम उठाए जाएंगे वो भारत सचिव की स्वीकृति के बाद ही उठाए जाएंगे। बिना स्वीकृति के आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे, कोई भी
कार्य नहीं कर सकता था अधिकारी। भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई थी। जो नेक्स्ट जो प्रावधान है इस एक्ट में कि वो ये था कि डायरेक्टरों की सभा यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया था। और जो इन दोनों के जो अधिकार थे वो किसको दे दिए गए थे? भारत सचिव को। यानी कि इससे एक ये साफ हो गया कि जो पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा प्रारंभ की गई द्वैध शासन व्यवस्था थी वह इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट जो प्रावधान इस अधिनियम में था कि जो भारत परिषद के जो 15 सदस्य थे उनमें 7 की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दे दिया गया था। यानी कि 15 में से 7 सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अगला प्रावधान इस एक्ट में यह था कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल था वह भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। अभी तक तो इसके पास बहुत सारी अधिकार थी, शक्तियां थी, लेकिन अब यह भारत सचिव के अधीन हो गया। अगला प्रावधान इस एक्ट से संबंधित है कि जो गवर्नर जनरल था अब उसको क्या उपाधि दी गई? वो थी वाइसराय की उपाधि। अगला प्रावधान इस एक्ट में यह था कि जो संरक्षण था यानी कि जो क्षेत्र का संरक्षण था वो तीन भागों में बट गया। वो एक तो ताज यानी कि ब्रिटेन की संसद, दूसरा सब परिषद राज्य सचिव जो राज्य सचिव था, और तीसरा जो भारतीय अधिकारी थे उन सब के संरक्षण में चले गया ये क्षेत्र। अगला प्रावधान जो इस अधिनियम का है वो है कि जो अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां थी उनकी खुली प्रतियोगिता द्वारा आयोजन किया जाने लगा। अगला प्रावधान इस एक्ट का कि जो अखिल भारतीय सेवाएं तथा अर्थव्यवस्था से संबंधित जो मामले थे, जो मसले थे, वो भारतीय सचिव को अगर वह भारत परिषद की राय लेता है तो वह राय मानने के लिए वह बाध्य होगा। यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं तथा अर्थव्यवस्था के मसलों पर भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य था। यह इस एक्ट का अंतिम प्रावधान था। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।